Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम। दोस्तों, आज हम जो मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका और चाइना एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। बात ये चल रही है पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि क्या ये दोनों देश अपनी आपस का जो एक प्रतिद्वंदिता है, आपस में जो इनके कंपटीशन है, वर्तमान हालात को देखते हुए क्या ये एक दूसरे के साथ वो सारे गिले शिकवे भुलाकर नज़दीक आ रहे हैं? इस पे चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। और बात ये भी करेंगे, क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि ये दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आएँ? और देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने के 2-3 तरीके हैं जिससे हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिखाई देते हैं। एक तो देशों के बीच में जो संधि समझौते होते हैं, ये तरीका होता है कि हम ट्रीटी, एग्रीमेंट्स जितने भी होते हैं, उनके माध्यम से देशों के बीच में किस प्रकार की गर्मजोशी चल रही है, संबंध कैसे चल रहे हैं, उससे पता चलता है। जैसे देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक डायलॉग होना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होना, इस तरह की कुछ अवधारणाएँ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके माध्यम से देशों के बीच में क्या चल रहा है, वो प्रदर्शित होता है। दूसरा, नेताओं के व्यवहार, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं या हमारे जो लीडर, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, किसी और के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका आपसी जो व्यवहार है, उसमें सब चीज़ काउंट होता है कि उनका हाथ मिलाने का, शेक हैंड करने का तरीका कैसे है, कैसे गर्मजोशी से हमारे पीएम जब मिलते हैं तो गले लग जाते हैं ना, तो हग करते हैं। वो सब चीज़ें बेटा दूसरों को प्रदर्शित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। और तीसरा दिखता है इनके स्टेटमेंट, जब बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट या मीटिंग मुलाकातों के बाद में जो वो स्टेटमेंट निकलते हैं, जो बातें निकलती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कि अमेरिका और चीन की एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, दोनों यानी दोनों प्रेसिडेंट की। हम बात करें चाइना के प्रेसिडेंट की, अमेरिका के प्रेसिडेंट की, दोनों के दोस्तों क्या मुलाकातें हुई। और मुलाकात के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा गया या उससे पहले जॉइंट स्टेटमेंट में, तो चाइना के प्रेसिडेंट का कहना ये था कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा वर्ल्ड है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज हम दोनों देशों के लिए पर्याप्त है। हम आपस में अगर कंपटीशन छोड़कर क्या करें, दोनों हाथ मिला लें, तो हम पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को आपस में क्या कर सकते हैं, इजीली बांट सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं और उतने रिसोर्सेज हैं कि उनको लड़ना नहीं पड़ेगा। ये कहना था प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का कहना था। शी जिनपिंग इस बात को बोल रहे थे और ये स्टैंड चाइना का पहले से रहा है। चाइना कहता है कि लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना जानता है कि अभी मैं लड़ने की पोजीशन नहीं हूं और हाल के दिनों में तो उसकी जो इकोनॉमी है वो डाउन भी हुई है। तो वे बात बोलता है, कहता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास दुनिया में, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम दोनों देश क्या है मिलकर उसको बांट सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि चीन का भी एक्सप्लोरेशन का नजरिया है कि दुनिया के रिसोर्सेज से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारा रिसोर्सेज केवल चीन तक सीमित होना चाहिए था, लेकिन चलिए, एक उसने बात कही, अमेरिका को बात कही। अमेरिका के प्रेसिडेंट से जब बातचीत हुई, यानी कि डायलॉग, मतलब मीटिंग के बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो किसी ने पूछ लिया हल्का सा, तो इनके मुंह से निकल गया वो डिक्टेटरशिप वाली बात। हालांकि इन्होंने बाद में इसको क्लैरिफिकेशन भी दिया कि भाई मैं तो जो बोल रहा था वो एक सिंगल पार्टी, वन पार्टी स्टेट होने के नाते बोल रहा था। तो बात उठती है कि नजदीकियों की बात जो चल रही है वो क्यों चल रही है। यानी कि ये तो बात है, क्लियर है कि दोनों देशों के बीच में एक द्वंद्व है और जो कहीं न कहीं दिख तो जाता है, शो तो हो जाता है, कहीं न कहीं स्टेटमेंट से बात दिख गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब क्या सोचते हैं चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में। क्या तो सिंगल पार्टी स्टेट है, डिक्टेटरशिप जैसा स्टेट है, उससे ये बात उन्होंने बोल दी। तो कहीं न कहीं शायद बात तो रख तो देगी। लेकिन बात उठती है कि ये बात क्यों चल रही है अंतर्राष्ट्रीय हलकों में कि ये दोनों देश नज़दीक आ रहे हैं? उसके कई सारे कारण हैं। कि देखिए, चाइना की इकोनॉमी पिछले वर्षों में जो जैसे ग्रो कर रही थी उससे क्या डिक्लाइन हुई है और अमेरिका जो है इस समय कई तरह के बॉर्डर पर कई तरह के तनावों में उलझा हुआ है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर की हम बात करें, इसराइल फलस्तीन इश्यूज की बात करें, ताइवान को लेकर मैटर की बात करें, तो इस तरह के अमेरिका के बहुत सारे क्या इश्यूज उलझे हुए हैं।
तो अमेरिका को लग रहा है कि इस समय चाइना से डायरेक्ट किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट या तीसरा बॉर्डर शुरू हो जाए। अभी ऑलरेडी 2 बॉर्डर पे अमेरिका उलझा हुआ है, चाहे वो यूक्रेन वाला मैटर हो या इज़राइल वाला मैटर हो। और अगर इस समय चाइना क्या करता है, ताइवान के ऊपर किस तरह का हमला करता है, और ये संभावना पूरी है। 2013 में दोस्तों क्या था कि जो चाइना की पीपल्स आर्मी है, उसका एक डॉक्यूमेंट जो दोस्तों क्या लीक हो गया था वो। और उसके अंदर उसने 6 वॉर डिक्लेयर किए हुए थे अपने, कि हम आने वाले सालों में 6 वॉर करेंगे, जिसमें वो 2025 से 30 तक दावा ये था कि हम ताइवान को अपने में मिला लेंगे। उसके बाद और क्षेत्रों, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी बोला गया है कि अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग आपस में मर्ज करेंगे। यहाँ तक कि जो रशिया का काफ़ी बड़ा लैंड है, जो रशिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको लेकर व्लादिवोस्तोक, उसका भी उसमें प्लान था। और लगातार ये पूरा चल ही रहा है कि हाँ, कभी भी चाइना क्या कर सकता है, ताइवान को अपने में क्या कर सकता है, मर्डर कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो अमेरिका को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अगर इस प्रकार का एक और बॉर्डर खुल गया, तो कहीं न कहीं हमारे लिए क्या हो सकता है, इश्यू बन सकता है, एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एक डिप्लोमेटिक रूप से जैसे हम देखते हैं, पहले रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में भी 45 से लेके 90 तक एक कोल्ड वॉर चल रहा था। और इस कोल्ड वॉर में कई बार क्या हुआ कि बहुत हाइप गया कोल्ड वॉर, और कई बार क्या हुआ, वॉर जो हुआ थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ, जिसको हिंदी में उसको देतांत बोल देते हैं। यानी एक थोड़ा-सा बीच में पीस भी आया। तो उस तरह का एक डिप्लोमेटिक पहल हो सकती है अमेरिका की ओर से, चाइना की ओर से भी। इस संदर्भ में इस बात को देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाक़ई में ये दोनों एक हो सकते हैं? जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जो बात कह रहे हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी बनती है इस प्रकार की होने की? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? नहीं की वजह है दोस्तों, अगर इसको हम पॉलिटिकल साइंस में जाएँ या इंटरनेशनल थ्योरी में जाएँ, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में जाएँ, तो एक नई थ्योरी है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आई है। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर थोड़ा-सा हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्तों जाएँ, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल अगर हम सामान्य तरीके से बात को लिखते हैं और कहते हैं, तो आपकी बात थोड़ी वज़नदार नहीं बनती। आईआर में सारा खेल इस बात पर है कि आप किन थ्योरीज़ को या किन बातों को बोलकर अपनी बात को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो एक थ्योरी दोस्तों ये है, वो है आपकी थ्योरी डायस थ्योरी। ये थ्योरी डायस थ्योरी दोस्तों ये बोलती है, अगर हम थ्योरी डायस थ्योरी की बात करते हैं, ये कहती है, इसमें इन्होंने उदाहरण भी लिया एक स्पार्टा की पावर को, और साथ में उदाहरण लिया आपका एथेंस की पावर को। उसके उदाहरण से देखकर समझाया गया इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि 2 देश, जो एक उभरती हुई शक्ति हो और एक शक्ति जो डिक्लाइन हो रही हो, तो दोनों के बीच में वॉर होना लाज़मी है, तभी वो कंट्री क्या कर सकता है, हेज़ोनोमस स्टेटस में आ सकता है। यानी कि अपने आप को वो एक हेज़ोनोमस स्टेटस में ला सकता है, यानी कि एक हेज़ोनोमी में आ सकता है। तो हेज़ोनोमी स्टेटस को पाने के लिए दोनों देश दोस्तों क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका आज की तारीख में चाहता है कि वो हेज़ोनोमस रहे। हेज़ोनोमस यानी कि सर्वोच्च पायदान पर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। और देखिए दोस्तों, हर देश, कोई भी देश हो, चाहे व्यक्ति के संदर्भ में बात करें, हर व्यक्ति क्या चाहता है, पावर चाहता है, शक्ति चाहता है। और शक्ति क्यों चाहता है? शक्ति चाहने की एक ही वजह है, शक्ति का मतलब है शांति। अगर आप शक्तिशाली हैं, तो कोई भी देश आपको छेड़ते हुए, कोई भी व्यक्ति आपको छेड़ते हुए 10 बार सोचेगा। जैसे 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, इज़राइल के ऊपर जो अटैक किया, हमास के द्वारा जो अटैक हुआ, तो ये बात ये थी कि इज़राइल एक हार्ड पावर वाला देश, एक शक्तिशाली देश, और हमास ने उस पर अटैक कर दिया। तो मीन दैट इज़राइल की शक्ति का क्या हुआ? हम शक्ति अर्जित इसलिए करते हैं, पावर इसलिए अर्जित करते हैं, ताकि हम शांति से रहें, पीसफुली रहें। कमज़ोर होंगे तो कोई भी सता देगा, दैट इज़ रियलिटी। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, या हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जो हम लोग सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, कमज़ोर के बारे में कोई बात नहीं होती, शक्तिशाली के बारे में बात होती है। शक्ति का मतलब शांति, शक्ति का मतलब सुरक्षा। तो इज़राइल ने इस हमले को इसलिए बढ़ा लिया है कि मुझे इतनी शक्तिशाली होने के बाद मेरे ऊपर 5000 मिसाइल दाग दिए गए, तो मैं किस ब्याह पे कहूँ अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को, कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूँगा। राज्य का काम क्या है? सबसे पहला काम राज्य का है, अपने यहाँ के लोगों को क्या देना? सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना।
तो मैं किस बिहाफ पे कह दूं कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, सुरक्षा दूंगा, जबकि मैं आपको सुरक्षा दे नहीं पा रहा हूं। तो बात दोस्तों यहाँ पे आ जाती है। तो बात ये है कि जो थ्योरी ट्रैप है वो कह रहा है कि हम दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वॉर का होना लाजमी है, वॉर होगा ही होगा। अब ये नहीं पता कब होगा, कब नहीं होगा, ये नहीं कहा सकता। हाँ, दोनों के बीच में आज की तारीख में कोल्ड वॉर जरूर चल रहा है। फाइनल पंच की जरूरत है। फाइनल पंच कब होगा, कैसे होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उसको हम थोड़ा जानेंगे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं उसी बात को कर रहा हूँ कि जब हम बात करें दोस्तों चाइना और हम बात करें एक बार यूएस की, अगर दोनों देशों को हम देखें, तो जहां यूएसए एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है, हालांकि अमेरिका अपने आप को एक रिपब्लिक बोलता है, डेमोक्रेसी नहीं रिपब्लिक बोलता है। और डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है लोगों का शासन, मेजोरिटी का शासन। रिपब्लिक का मतलब है हर व्यक्ति की वैल्यू, हर व्यक्ति को वैल्यू दिया जाना, यानी कि मेजोरिटी के रूल लाने से रोकना, दैट इज द मीन ऑफ रिपब्लिक। लेकिन चलिए कुल मिलाकर डेमोक्रेसी, क्योंकि जो रिपब्लिक होता है वो डेमोक्रेसी होता ही होता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी हो जरूरी नहीं कि वो रिपब्लिक हो। जैसे हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे मोनार्क है। तो इधर दोस्तों आपका क्या कैपिटलिस्ट एक डेमोक्रेसी कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं अब चाइना को जब हम देखते हैं तो वहाँ वन पार्टी स्टेट, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की आपको क्या देखने को मिलेगी, एक एरिस्टोक्रेसी यानी निरंकुशता देखने को मिलेगी कम्युनिस्ट पार्टी की। दूसरा क्या है कि चाइना का लक्ष्य है कि 2050 तक वो क्या बन जाए, एक हेजेमोनस स्टेटस में आ जाए। हालांकि चाइना का प्रयास तो कोविड-19 के दौर में ही हो गया था कि हमने 2050 का लक्ष्य रखा है, लेकिन लग तो ये रहा है कि हमको कोविड में ही आ गया। चाइना ने ऐसा सोचा और चाइना ने अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने का पूरा प्रयास भी किया। अमेरिका चाहता है कि मैं जो हेजेमोनस स्टेटस में हूँ, यानी जो सर्वोच्च पायदान पे हूँ, जहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ। क्योंकि आप देखिए जब 9/11 2001 का इंसिडेंट हुआ था, 9/11 का इंसिडेंट, उसको इसलिए ज़रूरी मतलब इतना महत्वपूर्ण माना गया, उसको इतना ज़्यादा इसलिए माना गया क्योंकि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पर हुआ हमला था। तो जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है, तो कमज़ोर देशों की तो बेसात ही नहीं है। जैसे हमारे पार्लियामेंट पर हुआ अटैक, 26/11 का हुआ अटैक, ये कुछ ऐसे अटैक हैं जिन्होंने एक आतंकवाद की जो एक समस्या है, ये चुनौती है, उसको एक विकराल रूप में दिखाया कि भाई बहुत विकराल समस्या है। तो बात है कि वो हेजेमोनिक स्टेटस में बना रहे, यानी कि एकदम सुपर पावर बना रहे। दोनों की दोस्तों अगर हम इकोनॉमी से तुलना करें, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ सुपर पावर बनना है किसी भी कंट्री को, देखिए 3-4 तरह की पावर होती है, सुपर पावर, ग्रेटर पावर, मिडिल पावर और एक बनाना रिपब्लिक। अगर हम सुपर पावर की दोस्तों बात करते हैं, तो सुपर पावर वो होता है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स उसके बगैर ना मूव होती हो, चलती ना हो, उसका इन्फ्लुएंस हो पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, उसको सुपर पावर कहा जाता है। फिर होता है आपका ग्रेटर पावर। ग्रेटर पावर दोस्तों उसको कहा जाता है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक कॉन्टिनेंट वाइज होता है, यानी कि एक महाद्वीपीय होता है। जैसे हम चीन की बात करें, तो चीन का इन्फ्लुएंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा एक कॉन्टिनेंटल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको पूरा एक महाद्वीपीय विस्तार आपको देखने को मिलेगा। हम ग्रेटर पावर की बात करें, तो ग्रेटर पावर वो होता है जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर नहीं, बल्कि क्या होता है, एक महाद्वीपीय होता है, जैसे चाइना का एशिया में प्रभाव, ग्रेटर पावर उसको कहा जाता है। तीसरा दोस्तों होता है आपका मिडिल पावर। मिडिल पावर वो होते हैं जिनका प्रभाव वैश्विक भी नहीं और महाद्वीपीय भी नहीं, बल्कि उपमहाद्वीपीय होता है। उपमहाद्वीपीय यानी कि सब कॉन्टिनेंटल। जैसे हम दक्षिण एशिया में बात करें तो भारत के सामने कौन? कहते हैं मैं नहीं तो कौन बे? तो भारत की स्थिति वो होगी, भारत के सामने कौन खड़ा होगा? कौन होगा भारत के सामने? कोई नहीं। फिर दोस्तों एक कहा जाता है वीक पावर या बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक उनको कहा जाता है कि जिनका प्रभाव, जिनका इन्फ्लुएंस अपने देश पर भी नहीं होता, वो अपने देश पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अफ्रीकन नेशन है सोमालिया, बुरुंडी, उस तरह के देश देखे जाते हैं। ये ग्रेटर पावर चाहता है कि सुपर पावर बने, मिडिल पावर चाहता है, अब देखिए हालाँकि इंडिया का कॉन्सेप्ट कभी पावर को लेकर सेकंड था कि इंडिया सुपर पावर बने। इंडिया से पूछा जाता है कि भई तुम इतनी शक्ति क्यों अर्जित कर रहे हो? तो इंडिया ने कहा जी मैं तो कभी सुपर पावर बनने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाँ, लोग कहते ज़रूर हैं कि इंडिया एक उभरता हुआ ग्रेटर पावर है, ग्लोबल पावर है, लेकिन एक जो पूरी क्या ना एक पोटेंशियल जो है, वो एक सुपर पावर बनने का है इंडिया के बारे में, ये बात फैक्ट है। ये कहा भी जाता है। लेकिन इंडिया बड़ी खूबसूरती से इसको कहता है कि देखिए मेरा सुपर पावर बनने का कोई इरादा नहीं है और ना मैंने कभी किसी को एक आक्रामक देश रहा हूँ,
मैंने कभी किसी पे क्या इन्वर्जन नहीं किया है और मैं तो शांति प्रिय देश हूँ। मेरी फॉरेन पॉलिसी को ही आप देखेंगे तो मैं इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की बात करता हूँ। तो फिर क्या बनना चाहते हो? हम कहते हैं विश्व गुरु। तो कहते हैं विश्व गुरु बनने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता क्या है? शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति संपन्न व्यक्ति ही, शक्ति संपन्न समाज ही, शक्ति संपन्न राष्ट्र ही विश्व को दिशा दे सकता है। कमजोर की कौन सुनने वाला है? सिंपल बात है, घर परिवार में आप कहीं भी देखें, आप मोहल्ले समाज में देखें, कहीं भी आप देखें, शक्तिशाली की ही दोस्तों वैल्यू होती है, कमजोर की वैल्यू नहीं होती। इसलिए पावर तो जरूरी है, शक्ति जरूरी है। तो हम शक्ति अर्जित इसलिए कर रहे हैं ताकि हम विश्व को दिशा दे सके। शक्तिशाली थे द्रोणाचार्य, तभी शक्तिशाली शिष्य अर्जुन को पैदा कर दिया। यह फैक्ट है। परमहंस को आप देखिए तो शक्तिशाली परमहंस थे तो स्वामी विवेकानंद आए। शक्तिशाली थे सुकरात तो प्लेटो और सूर्य शिष्य आए। तो शक्तिशाली व्यक्ति ही क्या कर सकता है, देश को, दुनिया को या देश को या राष्ट्र को क्या दे सकता है, दिशा दे सकता है। तो शक्ति अर्जित करना जरूरी है। तो भारत कहता है मैं तो विश्व गुरु बनने के लिए। भारत ने की शक्ति युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है, क्योंकि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। तो भारत का तो कॉन्सेप्ट यही है कि भारत युद्ध की बात नहीं करता, भारत बुद्ध की बात करता है, भारत शांति की बात करता है। लेकिन फिर भी हम एक बात को कर लेते हैं जिससे कि हाँ, ये एक मोटिव रहता है। आज हम वर्तमान में दोस्तों देखें तो चाइना की बात करें और अमेरिका की बात करें, दोनों के बीच में एक कंपटीशन है और मैंने ये बात आपको बता ही दिया कि दोनों के बीच में एक वॉर होना तय है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत रहे हैं, जो हम प्राचीन समय से देखते भी आए हैं, ये निश्चित है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बात होनी होनी है, दोनों बीच में वॉर होने होना है। आज हम अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, अगर तीनों की हम एक डिजायर्स को देखें, चाहत को देखें, तो तीनों चाहते क्या हैं? अमेरिका की जो डिजायर है वो है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में क्या रहे, यूनिपोलर, एक ध्रुवीयता, यानी कि मेरा ही दबदबा रहे। ये अमेरिका चाहता है। उसको चुनौती कहां से मिल रही है? एशिया में। चुनौती कौन दे रहा है? मेनली चाइना चुनौती दे रहा है, साथ में रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना रशिया उसको क्या करें दोस्तों, आपके सामने चुनौती दे रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। रशिया और चाइना किसको? आपका अमेरिका को। तो वो चाहता है मल्टीपोलर क्या बने, आपका एशिया बने, यानी कि एशिया में केवल और केवल चाइना ही ना हो, बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए कोई देश खड़ा हो। उसके लिए अमेरिका देखता है एक स्विंग स्टेट को। स्विंग स्टेट, अमेरिका कुछ देशों को स्विंग स्टेट कहता है, जैसे आपका टर्की को स्विंग स्टेट कहता है, इंडिया को स्विंग स्टेट कहता है, एक दो देशों को और भी स्विंग स्टेट कहता है। ये 2012 में प्रेसिडेंट इलेक्शन में शब्द उभरा था। अमेरिका का कहना ये है कि ये वो देश है जो 5-6 दशकों से आप इनके रिकॉर्ड देखें तो पीसफुली अपने काम में लगे हुए हैं। पीस माइंडेड पर्सन कंट्रीज हैं। पीसली क्या कर रहे हैं? अपना शांतिपूर्ण उभार कर रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड में एक बड़ा रोल चाहते भी हैं और एक पोटेंशियल है इनके अंदर, पॉपुलेशन इनके पास में, इनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो इन देशों को हम क्या करेंगे? सामने खड़ा करेंगे, इनसे हम अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी एक है। तो अमेरिका क्या करता है? इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करना चाहता है, कि ताकि इस पॉलिसी को कहा जाता है अमेरिका की बुक पासिंग पॉलिसी, यानी कि अपना बर्डन जो है वो क्या कर दे? इंडिया को ट्रांसफर कर दे और इंडिया सामने खड़ा हो। इंडिया को क्या करता है? वो पूरा एकदम पुश करने के लिए, यानी कि इंडिया सामने खड़ा हो जाए, तो इंडिया जो लंबे समय से, कई सालों में जो इंडिया को मिल पाता, अमेरिका वो एकदम से देना शुरू कर देता है। चाहे आप बात करें न्यूक्लियर डील की, सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर डील। 2005 में न्यूक्लियर डील, तो 2008 में जाके क्या हुआ? भारत के द्वारा फाइनल पास होती है, 2008 में फाइनल पास होती है न्यूक्लियर डील। इसके बाद एनएसजी से वैसी डील करवा देता है और एनएसजी का मेंबर बनाने के लिए मुहिम छेड़ता है कि भारत एनएसजी का मेंबर बने। नहीं बन पाता तो बहुत सारे ग्रुप्स में मेंबर बनाता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, ऑफ एमटीसीआर है, इसके अलावा आपका वासेर एडजमेंट है, उनके अंदर मेंबर बनवाता है भारत को। तो ये पूरा क्या है कि यानी कि इंडिया को चाइना के सामने खड़ा किया जाए, ताकि एशिया के अंदर कोई चैलेंज करे तो चाइना को कौन करे? आपका इंडिया करे, यानी कि भारत करे। यही दोस्तों हम चाइना की डिजायर की बात करें तो चाइना देखता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि वर्ल्ड कैसा कि मल्टीपोलर हो जाए, बहुध्रुवीय हो। वहां पे केवल अमेरिका की ना चले, हमारी भी चले। लेकिन यूनिपोलर क्या हो? एशिया एशिया मेरे को कोई चैलेंज करने वाला ना हो। अब एशिया में उसको चैलेंज कौन कर रहा है?
इंडिया कर रहा है, जापान कर रहा है। अब जापान उतना चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जापान के पास इकोनॉमी तो है लेकिन मिलिट्री नहीं है। और देखिए दोस्तों, जो पावर स्ट्रगल होता है, पावर स्ट्रगल में इकोनॉमी के साथ मिलिट्री का होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी तो अगर हम देखें तो कई कंट्रीज़ है जिनके पास, जैसे आपका कतर की हम बात करें, सऊदी की बात करें, इकोनॉमी है इनके पास में, अच्छी इकोनॉमी है, अच्छे पढ़े देश है, लेकिन मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री 2-3 वजह से नहीं है। एक तो ये जितने भी आपके मोनार्क जैसे देश जो आपका चल रहे हैं, एकदम राष्ट्रतंत्र जैसे देश चल रहे हैं, उनको डर लगता है कि अगर हमारी मिलिट्री मजबूत हो गई तो हमारे यहाँ कूप ना हो जाए, हमारी सत्ता चली ना जाए। दूसरा रीज़न क्या है कि मिलिट्री के लिए चाहिए दोस्तों आपको एक पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कैसी हो जिसका उस लैंड से इमोशनल टच हो। वो इमोशनल टच कब होगा? जब 5-6 पीढ़ियाँ, 7-8 पीढ़ियाँ वहाँ पर पैदा हुई हों, बीती हों, कुछ पीढ़ियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हों, तब वो मदरलैंड की फीलिंग आती है। अगर आज कतर कहे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाएँगे और हम पूरे देश से, दुनिया के देशों से लोगों को बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ पे जॉइन करो, तो भारत से बहुत लोग जाएँगे। लेकिन वहाँ पर अगर कभी कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि फायरिंग करो, फायरिंग करेंगे, लेकिन फायरिंग का बंकरों से बाहर निकलो, जाके कब्जा करो इज़राइल की पोस्ट पर, और बंकरों से बाहर निकलना कब? जब सामने से गोली आ रही हो, तो शायद ही कोई इंडियन निकले या कोई और देश का व्यक्ति निकले। लेकिन अगर ये बात भारत की धरती पर होगी, चीन ने अटैक कर दिया और हमारे इंडियन कैप्टन ने इंडियन सोल्जर्स को कहा कि बंकर से बाहर निकलो, गोली आनी कोई बात नहीं, परवाह मत करो, सामने घुसो, बंकरों पे कब्जा करो। डेफ़िनेटली क्या होगा? हमारे सैनिक भारत माता की जय बोलकर और घुस जाएँगे कहाँ? चाइना के बंकरों में, पाकिस्तान के बंकरों में घुस जाएँगे। हुआ था करगिल में ऐसे ही। एकदम क्या थी, विपरीत स्थितियों में लड़े थे हम लोग। क्यों? क्योंकि फीलिंग थी क्या? मेरी धरती, मेरी माँ, धरती माँ, है ना? भारत माता। तो वो भारत माता की फीलिंग पे, जो फीलिंग चाहिए होती है मिलिट्री के लिए। तो जापान के पास थी पहले आर्मी, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरने के बाद भी उन्होंने अपनी सेना को सरेंडर कर दिया कि हम सेना नहीं बनाएंगे। मिलिट्री, अभी नेवी है थोड़ा इनके पास है। तो जापान, इंडिया के पास पॉसिबिलिटीज है, आज हम थर्ड नंबर की मिलिट्री पावर है वर्ल्ड के अंदर। और कमाल की बात, मैं हमेशा बोलता हूँ, 8वें नंबर का हम इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं मिलिट्री के अंदर, 8वें नंबर का वर्ल्ड में। हम अगर पहले नंबर का एक्सपेंडिचर कर दें अपनी मिलिट्री के अंदर, तो हम दूसरे या 1 नंबर के आर्मी बन जाए, मिलिट्री बन जाए, लेकिन हम नहीं करते। रीज़न इतना ही है, क्योंकि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो यूएसआर ने और पाकिस्तान ने की है। यूएसआर ने पैसा कम होने के बाद अमेरिका से काउंटर करने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट मिलिट्री में किया, जिससे अदर सेक्टर्स में क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। एजुकेशन है, हेल्थ है, और सेक्टर्स में कम हो गए थे। हम वो गलती नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई। तो दोस्तों, बात है इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटीज़। अब इंडिया हीरो कहाँ पर है? साउथ एशिया के अंदर। तो वो चाहता है मल्टीपोलर साउथ एशिया बने। अब मल्टीपोलर कैसे बने कि इंडिया के सामने खड़ा कौन हो सकता है? है तो कोई भी नहीं, लेकिन एक है हमारा पड़ोसी वेस्ट में, जो हमसे निकला था। वो कहे जी हम तैयार हैं। चाइना ने कहा ठीक है बेटा, तुम आगे बढ़ो। चाइना ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना शुरू किया। लो भैया सी पैक लो, ये लो, वो लो, सदाबहार दोस्त बोला, उसको कॉलोनी बना दिया चाइना ने पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान हाल के दिनों में भारत के द्वारा शांत कर दिया गया है। चाहे वो एफएटीएफ में डलवा कर किया गया, चाहे उसको एकदम आइसोलेशन कर दिया गया। पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस है, कि स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस है गल्फ नेशंस में भी, वो भी पुराने ज़माने की बात हो गई आज की तारीख में। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही है। हमने 370 को खत्म किया, पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं, पाकिस्तान की आर्मी कहती थी कि कश्मीर में भारत ने कुछ भी किया, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की आर्मी। वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से ग्रसित है। उसके लिए चाइना अब क्या कर रहा है? और देशों को देख रहा है कि इंडिया को घेरो। चाहे वो आपका मालदीव में नए प्रेसिडेंट को बनाने में कहा जाता है प्रो चाइनीज़ है। बांग्लादेश के चुनाव में बड़ा रोल निभाना चाह रहे हैं, शेख हसीना को हटाकर वहाँ पर खालिदा जिया को चीन चाहता है। हम म्यांमार में देखें तो म्यांमार में यही कंडीशंस है, जो वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट, जुंटा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हर जगह चाइना क्या कर रहा है? हमारे एंटी, श्रीलंका की बात करें, हम्बन टोटा की बात करें, कहीं न कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट बनाने का प्रयास कर रहा है। तो साउथ एशिया में इंडिया को क्या करें? घेरे। इंडिया क्या चाहता है दोस्तों? इंडिया के अगर हल्का सा मैं ये बता दूँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम भी चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। क्योंकि हमने देखा है जब यूनिपोलर था, तो ये कंट्रोल नहीं होता था। कौन? अमेरिका। ये भी एलपीजी हम पर थोपता था, एलपीजी लेकर जाओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर जाओ। हम भी चाहते हैं मल्टीपोलर रहे। मल्टीपोलर रहेगा तो उसको हमारी ज़रूरत रहेगी, तो हमारे साथ शांत तरीके से व्यवहार करेगा।
मल्टीपोलर एशिया हो, भारत भी चाहता है कि मल्टीपोलर एशिया हो, यानी कि एशिया क्या हो, उसमें मल्टीपोलर हो। मतलब केवल एशिया के अंदर वो अकेला ना रहे, चाइना ना रहे, हमारा भी रोल हो। हम फिलीपींस को क्या दे रहे हैं? ब्रह्मोस दे रहे हैं, वियतनाम को हम अपना पोत दे रहे हैं। इस आप और देखें, जापान के साथ हम बेटर रिलेशंस बना रहे हैं, ताइवान के साथ रिलेशंस बना रहे हैं, और भी देशों के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर अमेरिका पीछे भी हट रहा है क्वाड से, तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम लगातार उसी प्रयास में लगे हुए हैं। तो जब दोस्तों हमने ये बात करी कि सुपर पावर यानी कि दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन है कि कौन आगे बढ़े। लेकिन बात उठती है कि आज जो अमेरिका और चाइना के रिलेशंस हैं, उसमें जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत सारे एरियाज़ में, खास तौर से हम देखें तो 2-3 एरिया में ज़्यादा दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक तो आप देखेंगे सेमीकंडक्टर्स को लेकर, क्या जो सेमीकंडक्टर में कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में है। फिर डिजिटलाइजेशन को लेके बात करें, और साथ में सबका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लेके चले, इन 3-4 सेक्टर में तो आज ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन बने हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर है दोस्तों वर्ल्ड का। तो जो इन सेक्टर में अपने आप को लीड पोजीशन में लेकर आ जाएगा, वही फ्यूचर का क्या होगा, वर्ल्ड लीडर होगा। तो दोनों ही देशों में इस प्रकार कॉम्पिटिशन चल रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच में इसी प्रकार के संबंध रहे? नहीं। जब माओ से तुंग वहां पर थे चाइना के अंदर, तो माओ से तुंग के समय, जिसको माओ जेडुंग भी कहा जाता है, उस समय तो संबंधों में इतना ज्यादा बेहतरीन संबंध नहीं देखे गए। हालांकि 72 में, क्यों माओ से तुंग की डेथ हुई थी 76 में, 72 में ही दोनों देशों के बीच में एक पिंग पोंग डिप्लोमेसी दोस्तों हुई थी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी, पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है दोस्तों? ये टेबल टेनिस डिप्लोमेसी है। टेबल टेनिस डिप्लोमेसी मतलब पिंग पोंग को टेबल टेनिस कहा जाता है, मतलब टेबल टेनिस को चाइनी भाषा में पिंग पोंग कहते हैं। तो दोनों के खिलाड़ी, चाइना के टेबल टेनिस के खिलाड़ी और अमेरिका के टेबल टेनिस के खिलाड़ी, दोनों आपस में खेले थे, और वहीं से दोनों की शुरुआत संबंधों की मानी जाती है 72 से। ये 71 में खेल हुए थे, 72 में हुए थे। 72 में दोस्तों जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन है, इन्होंने शुरुआत की थी चाइना से बेटर रिलेशन बनाने की, और पिंग पोंग डिप्लोमेसी को बेस बनाया था। 71 का जब वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो उस वॉर में दोस्तों ये दोनों देश, अमेरिका और चाइना, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। और आपको याद होगा फिर रशिया, यूएसआर हमारी मदद के लिए आया था, तो वो संबंध की शुरुआत। और ज़्यादा शुरुआत हुई दोस्तों 1978 में। 1978 में, 78 में जो वहाँ के चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे, डैन सोपिंग, डैन सोपिंग ने दोस्तों क्या किया कि जो एक इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए, जिसको कहा जाता है आज बाजारवादी समाजवाद का मॉडल। यानी कि एक बाजारवादी इकोनॉमी प्लस सोशलिज्म दोनों को क्या कर दिया, मिक्सर कर दिया, और पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि भाई हम भी आपके जैसे हैं, भले ही हमारे यहाँ कम्युनिस्ट तरीके से हम लोग आ गए हैं, हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन हम भी एक ओपन इकोनॉमी को, उसी ओपन इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिस ओपन इकोनॉमी को हमने 91 में स्टार्ट किया, वो 78 में अपने आप को ओपन इकोनॉमी में लेके चले गए। और वर्ल्ड को जो डैन शॉपिंग है, वो उस बात को समझाने में समर्थ रहे कि भाई देखिए, हम आए कम्युनिस्ट तरीके से भले ही हैं, लेकिन हम आपकी तरह ही हैं, पीस माइंडेड कंट्रीज हैं, और पीस माइंड हम भी विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और आप आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। और दोस्तों ऐसा हुआ। ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंपनी, यूरोप की, अमेरिका कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पर? चाइना के अंदर। उसके वजह भी थी, कई सारी वजह भी थी। वजह एक तो ये थी कि भई चाइना का बहुत बड़ा बाज़ार, बहुत बड़ी आबादी, एक तो वो वजह। दूसरा क्या है कि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग जो फ़ोर्स थी वो बहुत बड़ी मात्रा में थी। और तीसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना जो है, मतलब अमेरिका जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ये लोग थोड़ा-सा एनवायरमेंटल को लेकर भी चाइना में गए। क्योंकि दोस्तों क्या था कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एक चीज़ माँगता है, वो माँगता है एनवायरनमेंट। और आप देखें, जब पैसे वाले हो जाते हैं, तो पैसा होने के बाद वो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही संजीदा हो जाते हैं। वो एनवायरनमेंट की बात करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट में हम लोग घर बनाएँ, एनवायरनमेंट में रहे, क्यों हमें प्रोडक्शन करें? तो सोच ये भी कही जाती है कि अमेरिका ने, यूरोप ने इसलिए वहाँ पर चाइना में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाई, ताकि चाइना के ही अंदर पॉल्यूशंस हो, हम लोग फ्रीली क्या प्रोडक्ट बना-बना लाएँ, और मतलब एन्जॉय करें लाइफ़ को। ये भी एक बात कही जाती है कि चाइना का एनवायरनमेंट को क्या डिस्टर्ब करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को लेके जाने के लिए। लेकिन हुआ ये, चाइना ने बड़ी ही समझदारी से दोस्तों उसको यूज़ किया। अब देखिए, जब किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री से कोई कंपनी जाती है, तो साथ में वो इन्वेस्टमेंट तो लेके जाती है, साथ में टेक्नोलॉज़ी भी लेकर जाती है।
और चाइना ने इसको बड़ा स्मार्टली काम किया, तो स्मार्टली क्या किया कि अपने इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया और कहा कि जो अमेरिका की टेक्नोलॉज़ी आ रही है, यूरोप की जो टेक्नोलॉज़ी आ रही है, इस टेक्नोलॉज़ी को आप सीखो। सीखने के बाद अब ये नहीं दोस्तों पहले देखिए टेक्नोलॉज़ी का बेटा ट्रांसफ़र होता है, इस बात को आप समझिए। आप देखिए भई पहले ग्रीक में आपका देखते हैं कि जो आपका एक रिवॉल्यूशन हुआ नॉलेज है ना? ग्रीक से रोमन के पास गई, रोमन से मेसोपोटामिया गई, मेसोपोटामिया से आपका सेंट्रल एशिया, फिर सेंट्रल एशिया से आपका आता है यूरोप में, पुनर्जागरण मतलब आपका फिर दोबारा से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। वहाँ से टेक्नोलॉज़ी अमेरिका जैसे और अमेरिका से टेक्नोलॉज़ी जा रही है अब चाइना के अंदर जा रही है। और ये बेटा होप हम अब कर रहे हैं कि जो अमेरिका से यूरोप से टेक्नोलॉज़ी इंडिया आ जाए, तो इंडिया भी ऐसे ही हाइप कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हुआ ये कि वहाँ जब टेक्नोलॉज़ी पहुँची तो पहले तो टेक्नोलॉज़ी को लेकर आना, फिर उसको स्टडी करना और स्टडी करने के बाद अपनी टेक्नोलॉज़ी बनाना, चाइना ने यही काम किया। तो 21 के बाद जो उसका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ और जो टेक्नोलॉज़ी आई, उससे चाइना ने अपनी टेक्नोलॉज़ी को बनाना शुरू कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाना शुरू कर दिया। हालाँकि था क्या दोस्तों 90 में एक विचार चल रहा था, एक थ्योरी ये चल रही थी जापान का एक मुहावरा कहावत कही जाती है जर्मन की, कि चेंज थ्रू ट्रेड कि हम चाइना की पूरी आइडियोलॉजिकल चेंज कर देंगे। और आपने सुना भी होगा एक वहाँ पे इश्यू भी हुआ था थाइमन स्क्वायर का जो इश्यू था जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट डेमोक्रेसी की डिमांड किए थे। उनको 89 की बात है उसको वहाँ पर भुनवा दिया गया था। तो ये जर्मन की एक थ्योरी थी कि हम चेंज ला देंगे किसके थ्रू ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू और पूरी चाइना की आइडियोलॉजी बदल देंगे वहाँ एक लिबरल डेमोक्रेसी ला देंगे, ना कि एक कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन चीन ने ऐसा होने नहीं दिया और चीन ने एक नया मॉडल सामने रखा दुनिया के सामने, जिस मॉडल को दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। अब तक क्या था कि लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरल आपका जो डेमोक्रेसी इकोनॉमी को लेके चलेगी वही ग्रो करेगी। लेकिन चाइना ने नया मॉडल देके नहीं भैया, आप जो है कैपिटलिज्म को एरिस्टोक्रेसी के साथ भी लेके चल सकते हैं। नहीं कैपिटलिज्म ज़रूरी नहीं कि आपको क्या चाहिए कि आपको एक लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए। आप एरिस्टोक्रेसी के साथ भी कैपिटलिज्म को लेके चल सकते हैं। इस माइंडसेट को चाइना ने बदल के रख दिया, जो आज वर्तमान की बात करें। आज हम दोस्तों चाइना की बात करें तो चाइना आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर और बेटा रिसेंटली हम देखें अरब वर्ल्ड के अंदर। साथ ही दोस्तों बेल्ट रोड इनिशिएटिव किसने 2013 में शुरुआत की, बीआरआई जिसको कहा जाता है, इसके 2 प्रोजेक्ट हैं, है ना? न्यू सिल्क रोड आपका मैरीटाइम रूट, तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात की, इनकी शुरुआत किसने की? यहाँ तक कि दोस्तों ब्रिक्स बनाया और ब्रिक्स को दोस्तों क्या था ब्रिक्स प्लस की शुरुआत कर दी है। 6 नए कंट्रीज़ में जुड़ना चाहते हैं, हालाँकि आपने आज ये बात सुनी होगी, कल ही की खबर आई है, 1-2 दिन पहले खबर है कि अर्जेंटीना जो जुड़ने वाला था ब्रिक्स प्लस में, उसने अपने आप को कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। हालाँकि चाइना ने उसको कहा है कि अगर नहीं बनोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह की बात ही बोली है चाइना ने। लेकिन चलिए कुल मिला के अर्जेंटीना ने बोला है और भी कई कंट्रीज़ हैं, करीब 40 कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम ब्रिक्स में पार्ट बनना चाहते हैं, ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये भी दोस्तों एक बात चल रही है। और कमाल की बात ये है कि जो अमेरिका के लीड वाला जी7 है, तो जी7 की भी जो कंट्री हैं, अमेरिका की लीडरशिप वाला जो ग्रुप है जी7, उसके भी कई कंट्रीज़ जो हैं दोस्तों जो चाइना के साथ एक फ्रेंडली और हेल्दी रिलेशन दोस्तों एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं, चाइना का ठीक है आइडियोलॉजी कुछ भी हो लेकिन हम उसका क्या कर सकते हैं फ्रेंडली और एक हेल्दी रिलेशंस बिल्ड अप कर सकते हैं, दोनों के बीच में दोस्तों ये इश्यू चल रहा है। बात ये है दोस्तों कि आज की तारीख की हम दोस्तों जो बात करते हैं चाइना ही चाहता है कि अमेरिका के द्वारा जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और यहाँ पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करे जो हमारे लीडरशिप वाला हो। अब देखिए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं यानी कि एक सेट ऑफ रूल और ये सेट ऑफ रूल आज वर्तमान में देखा जाता है तो अमेरिका के द्वारा एस्टैब्लिश किए हुए हैं कि जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे चाहे यूएन की बात करते हैं या डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की बात करते हैं, ये सब क्या है अमेरिका की लीडरशिप में एस्टैब्लिश है। इसलिए आप देखेंगे इनके सभी के जो हेडक्वार्टर्स भी हैं वो भी आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे। चाइना कहता है कि दुनिया के जो रूल हैं वो हम सेट करेंगे, अब अमेरिका सेट नहीं करेगा। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर बेटा होता क्या है, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर समय के साथ बदला है। जैसे हम देखें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश था यूके के द्वारा, यूरोप के द्वारा। मतलब आपका यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, इनकी जगह-जगह कॉलोनीज़ थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें यूरोप का जो आधिपत्य तो समाप्त हुआ और 2 नई शक्ति उभर कर आई। एक तरफ आपका अमेरिका, एक तरफ आपका यूएसएसआर।
और एक वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जिसमें 2 सुपर पावर के द्वारा एक रूल ऑफ सेट जो बनाया गया वो अमेरिका के द्वारा, नाटो ग्रुप के थ्रू बनाया गया। दूसरी ओर आपका बनाया गया आपका वार्सा पैक्ट के थ्रू, यानी कि आपका रशिया के द्वारा जो बनाया गया, वो एक सेट ऑफ रूल था। दोनों उसको दोस्तों क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और दोनों के बीच में दोस्तों क्या था, एक नए तरह का वॉर था, इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। यानी कि यूएस और यूएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। एक रूल यानी कि एक रूल को सेट करने के लिए कि हमारे यहाँ कैसा रहेगा, हमारे यहाँ कैसा रहेगा। इनके अलावा दोस्तों एक तीसरी दुनिया भी थी, इसको हम देखें जो अमेरिका की लीडरशिप वाला जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये सब अमेरिका की लीडरशिप वाला ग्रुप था। इसको नाटो अलायंस एक तरह से कहा, मोस्टली ऑफ नाटो का पार्ट बन गए थे। नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पे काम करने वाला संगठन। अगर किसी एक देश पर अटैक होगा तो सारे देश मिलकर उस पर क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे, उसका हमला मुकाबला करेंगे। ये दोस्तों आपका सब कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, इन सब ने मोस्टली ने मिलकर ज्यादातर जो वार्सा पैक्ट का बात बन गए थे। हम सब जो दोस्तों जो देश से आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉरी दोस्तों ये मैप में थोड़ा सा, ये पूरा मैप हमारा ये ये दोस्तों आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये पूरा आपका तीसरी दुनिया। ये दोस्तों आपका तीसरी दुनिया, इसको थर्ड वर्ल्ड कहा गया, तीसरी दुनिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड उस समय था, ये आपका सेकंड वर्ल्ड था। तो एक ऑर्डर एस्टैब्लिश था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, इन्होंने अपना एक नाम बनाया था। लेकिन होता क्या है, 90 में 90 में इसका क्या होता है दोस्तों, क्लैप्स हो जाता है, क्लैप्स हो जाता है। तो वर्ल्ड में जब ऑर्डर एस्टैब्लिश करने लगा, इसको जैसे कहा जाता था इस समय, अगर हम 90s तक 45 से लेके 1945 से लेके 19 तक बात करें तो बाईपोलर वर्ल्ड था। अब 90 के बाद जब यूएसआर क्लैप्स हो जाता है, इसकी बहुत सारी वजह थी, वो एक अलग विषय में हम बात कर सकते हैं। तो 90 के बाद लेके 2001 तक जो वर्ल्ड रहा वो रहा यूनिपोलर। यूनिपोलर यानी कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिका ही अमेरिका, पूरा प्रभुत्व किसका दोस्तों, आपका अमेरिका का था, यानी कि आपका यूएस का था। यूएस के दोस्तों लीडरशिप को दुनिया ने एक्सेप्ट किया, चाहे मन से किया और चाहे आपका बेमन से किया, लेकिन लोगों के पास में चॉइसेस नहीं थी। आपको अमेरिका की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना ही होगा, या तो आप हाँ करके करेंगे, नो करके करेंगे, आपको अमेरिका की हेजोनोमी में आना पड़ेगा। कई उदाहरण भी देखने को मिले, जैसे हम गल्फ क्राइसिस की बात करें तो 34 कंट्रीज 89 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया तो 34 कंट्री अमेरिका की लीडरशिप में सद्दाम हुसैन से मुकाबला किए। 90 के बाद अमेरिका को मान लिया गया कि अमेरिका जो एक अजय राष्ट्र है, इसको वो जीत नहीं सकता, बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत ताकतवर देश है। अमेरिका ने दोस्तों एक वर्ल्ड ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, यानी कि फॉर्मेशन द रूल्स फॉर एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन, क्राइसिस मैनेजर बन गया पूरी दुनिया का, और अपने आप को एक तरह से हेजोनोमी स्टेटस में लेकर आ गया। हालांकि एक पैक्स अमेरिकाना, इसको कहा जाता है पैक्स अमेरिकाना, पैक्स अमेरिकन 1945 से चल रहा था दोस्तों। वैसे अमेरिका ने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेस्ट यूरोप है उसको फोकस किया। मोस्टली जो ईस्ट यूरोप थे वो कम्युनिस्ट कंट्री थे, और जो वेस्ट यूरोप था ये सब आपके कैपिटलिस्ट कंट्री थे। इन कैपिटलिस्ट कंट्री का भी तुम्हारी इकोनॉमी क्लैप्स हो गई है, तुम्हारे सब इश्यूज हैं, मैं तुम्हें मदद करूंगा तुम्हारे को दोबारा से खड़ा होने में। इसको कहा जाता है मार्शल प्लान, और यहीं से कहा पैक्स अमेरिकाना शुरुआत हुई। लेकिन नाटो वाले ग्रुप ने ही पैक्स अमेरिकाना को माना, बट 90 के बाद पूरे विश्व ने पैक्स अमेरिकाना को माना कि अमेरिका पूरी दुनिया में क्या करता है, अपना प्रभुत्व रखता है, ये बात को बोला गया। लेकिन दोस्तों इसी के बाद एक घटना हुई, 9/11 का घटना, 9/11 का इंसिडेंट। और 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ, इसने सारी चीजों को बदल के रख दिया। अमेरिका इंटरनेशनल टेररिज्म डिक्लेयर करता है, और उसके अगेंस्ट एक वॉर को डिक्लेयर करता है, जिसमें अमेरिका के काफी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो वॉर लड़ने में हो, या जो देश का मदद कर रहे थे उनकी मदद करने में हो, या देशों में जहाँ पर वो लड़ाई लड़ रहा था उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करने को लेकर वो काफी खर्च होते हैं। अब क्या था कि पूरे वर्ल्ड का जो क्राइसिस मैनेजमेंट था वो अमेरिका ने पूरा ले लिया। होता ये है कि इससे क्या होता है कि अमेरिका की जो हेजोनोमी है वो दोस्तों डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि वो गिरने लगती है। अब ये जो हेजोनोमी डिक्लाइन होने की वजह क्या होती है, इसकी अगर हम वजह की बात करें तो इसके दोस्तों कई सारी वजह बताई जाती है, कही जाती हैं। कि अगर हम वजह की बात करें तो अमेरिका ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड का जो एकदम से प्रेशर था वो लेना शुरू कर दिया। लेकिन जो फ्री राइडर थे, रशिया और चाइना जैसे जो देश थे, वो इसमें दोस्तों क्या थे, वो फ्रीली अपना क्या कर रहे थे, इमर्स कर रहे थे, इनको अपने उभार रहे थे। इसी दौरान दोस्तों 2008 में क्या होता है, ग्लोबल क्राइसिस आता है, ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। इस क्राइसिस का पूरा ठीकरा चाइना जो है अमेरिका के सिर पर फोड़ता है कि ये जो क्राइसिस आया वर्ल्ड का, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है।
और 2010 के बाद हम देखें तो चाइना जो था अपने आप को ओपनली, जहाँ चाइना 2010 तक एक पीसफुली अपने आप को उभारने में लगा हुआ था, सॉफ्ट पावर को लेके चल रहा था, 2010 के बाद चाइना इस बात को समझा कि मेरा समय अब आ चुका है, अब मैं क्या हूँ, एक ग्लोबल पावर के रूप में आऊँगा और मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूँगा। और चीन ने नए-नए दावे, हार्ड पावर बनने लगा, चाहे वो साउथ चाइना सी में आप देखें, चाहे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को देखें, ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को देखें, जापान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को देखें, जगह-जगह उसके कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगे और 2013 में उसने आपको नए इंस्टीट्यूशंस में एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, चाहे वो एशिया बैंक की हम बात करते हैं, ब्रिक्स बैंक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट, एससीओ की हम बात करते हैं, इस तरह के कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन चाइना एस्टेब्लिश करने लगा। और आप देखें तो लगातार चाइना ने इस बात को नहीं कि उभारना कि मैं अब खड़ा हूँ, मैं अब खड़ा हूँगा। इसके साथ दोस्तों मिल गया कौन आपका? रशिया। क्योंकि रशिया में दोस्तों क्या था, 90 के बाद बोरिस येल्त्सिन आए थे। बोरिस येल्त्सिन ने पश्चिम के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। लेकिन 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन आए, तो उन्होंने अमेरिका से दूर हटकर ईस्ट के कंट्रीज़ से नज़दीकियाँ बढ़ाई, जैसे चाइना के साथ। और चाइना के साथ मिलकर मुकाबला करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इश्यूज़, चाहे वो जॉर्जिया का इश्यूज़ देखें, चाहे क्रीमिया का इश्यू देखें, चाहे 2015 में सीरिया का इश्यू देखें या फिर हाल में हम देखें यूक्रेन का इश्यू देखें, तो ये दोनों देश अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और कोविड-19 ने तो डिसाइड कर दिया कि सुपर पावर अमेरिका दुनिया में कहीं नहीं था। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई क्राइसिस था, तो वो क्राइसिस कौन-सा था? वो क्राइसिस था आपका कोविड-19 का, जिसमें अमेरिका कहीं भी नहीं था। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों समझे और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में ये बात को समझा कि भई देखिए, अब हम अकेले वर्ल्ड का ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हमको कुछ, एक तो पहले, सबसे पहले ये हेजेमोनस का जो हम लोग बर्डन लेके चल रहे हैं पूरी दुनिया का, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी दी और अफ़गानिस्तान से अपने आप को निकालने की पॉलिसी, हम बाहर निकालेंगे। हालाँकि वो निकाल नहीं पाए, बाइडेन साहब उसको बाद में निकाले बाहर। लेकिन उन्होंने पूरी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली कि हम क्या करेंगे, एग्ज़िट ऑफ द हेज़ोनोमी। इसके बाद दोस्तों एक किताब भी लिखी हुई है। उस किताब में बहुत अच्छे से बात को पूरा-पूरा बताया गया कि अमेरिका ने किस तरह से अपने आप को बाहर निकालना शुरू किया। क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई थी कि भई आप बाहर नहीं निकलेंगे तो बात नहीं बनेगी। एग्ज़िट ऑफ हेज़ोनोमी, तो सर अलेक्जेंडर कोलिन और डैनियल नैक्सॉन की बुक है। इस बुक में दोस्तों इस बात का पूरा एग्ज़िट ऑफ हेज़ोनोमी के बारे में कि अमेरिका ने कैसे अपने आप को क्या किया, एग्ज़िट किया हेज़ोनोमी से निकालना शुरू किया। बहुत सारे देखिए पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, यूनेस्को से बाहर होने की बात करते हैं, और भी जो कमिटमेंट थे जापान के साथ, इन सब ताइवान के साथ, उन सब कमिटमेंट में साउथ कोरिया के साथ, उन कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। तब अमेरिका ने कहा कि भई अब अकेले हम वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं कर पाएँगे, तो ये दिखाता भी है, उसने क्वाड जैसे संगठन बनाने शुरू किए, I2U2 की बात करना शुरू की, जय ग्रुप की बात की, तो अनेकों और ऑर्गनाइजेशंस के थ्रू बनाकर एस्टेब्लिश करना शुरू किया। इधर कोविड-19 के दौरान अमेरिका का चाइना को लगा कि भई अमेरिका तो कहीं है नहीं, तो चाइना ने प्रयास किया देशों को हेल्प कर कर, सहायता कर कर कि मेरी लीडरशिप दो देश दुनिया क्या करे, स्वीकार करे। लेकिन लो दुनिया जो थी वो चीन की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वन पार्टी स्टेट, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप जैसा देश है। और चाइना दोस्तों अपने यहाँ पर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वर्ल्ड में कैसे क्या करेगा? डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेगा। वर्ल्ड तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला है। तो दुनिया होगा कि अगर चाइना लीडरशिप आएगा तो चाइना हमारी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने-अपने चलाएगा। तो दुनिया ने चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। और हम देखेंगे कि 2020 में जब चाइना की लीडरशिप को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया, तो चाइना में एग्रेशन देखने को मिला, चाहे वो भारत के साथ या आपका ताइवान के साथ। अब 2023 में आके चाइना ने फिर दोबारा से अपने आप को थोड़ा-सा टिल्ड किया है, कि उसको लगा कि 2 सालों में जो मैंने अपने आप को एक हार्ड पावर की तरह सॉफ्ट पावर को पीछे लिया, उससे दुनिया में से पीछे हटने लगी है। उससे इसकी इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगी। तो चाइना ने फिर दोबारा से एक स्मार्ट पावर की तरह, जो भारत का व्यवहार है, कभी हार्ड पावर, कभी सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर दोस्तों उसको कहा जाता है कि जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वॉर से भी नहीं हिचके। और सॉफ्ट पावर उसको कहा जाता है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वॉर का सहारा ना लेकर, बल्कि देशों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी इकोनॉमी से, अपने साइंस से, अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से, बहुत तरीके से, और अपने हितों को साधते हैं। उसको चाइना ने आगे लाना शुरू कर दिया।
तो दोस्तों आज चाइना देखता है कि वर्ल्ड ऑर्डर मेरे अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर केवल अमेरिका वाला नहीं, मेरे वाला वर्ल्ड ऑर्डर होगा। मैं उस ऑर्डर को दोस्तों लेके चलूँगा। ये बात दोस्तों कौन बोलता है आपका? चाइना बोलता है। यानी कि चाइना एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की दोस्तों क्या कर रहा है? बात कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो बात ये है कुल मिला के, जब हम लोग फाइनली बात करें, बोलने को दोस्तों बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन इन द शॉर्ट हम ये कहेंगे कि दोनों देशों के बीच जो इस समय नज़दीकियाँ दिख रही हैं, वो नज़दीकियाँ नाम मात्र की हैं। एक हालात, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, उस कारण दोनों नज़दीक दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में नज़दीक आने वाले नहीं हैं। नज़दीक आने वाले नहीं हैं, दोनों में एक वॉर होना निश्चित है। जो मैंने आपको थ्री डायरेक्ट स्ट्रैप की बात की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया अवधारणा आई है, उस अवधारणा के बेस पे कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में, और मैं हमेशा कहूँगा कि इस प्रकार की बातें मेंस में लिखें, आंसर में लिखें कि आईआर की एक नई थ्योरी जो ये कहती है कि दोनों में युद्ध क्या है? अवश्यंभावी है। एक प्रश्न मन में उठता होगा, आपके मन में उठ भी रहा होगा कि सर पैक्स अमेरिकाना तो ओवर हो गया, हम मान गए। पैक्स सिनिकाना यानी कि चाइना का फ्यूचर है नहीं, दुनिया चाइना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यानी कि चाइना की लीडरशिप को दोस्तों पैक्स सिनिकाना, कि चाइना की लीडरशिप को दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार है नहीं। तो फ्यूचर का वर्ल्ड कैसा है? फ्यूचर में कौन होगा? कि पैक्स सिनिकाना को भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जाए कि देखिए फ्यूचर का जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, इसमें दांवोदार बनता है मिडिल पावर्स के ऊपर, इंडिया जैसी पावर के ऊपर, जापान जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी पावर के ऊपर। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत लंबी-चौड़ी भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बेस बनाया जा सकता है, क्योंकि आज क्या है, बहुत सारे ब्लॉक बन गए हैं वर्ल्ड के अंदर। कोई एक देश कहे कि मैं वो ऑर्डर को एस्टेब्लिश करूँगा, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे देशों की शक्तियाँ अर्जित हो गई हैं। तो बात है कि जो ये मिडिल पावर है, जिनको हम बोल सकते हैं पीस माइंडेड कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ एक संभावना बनती है, और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार जो हैं, वो अगर दुनिया में रखे जाएँ तो बहुत संभावनाएँ बनेंगी, और ये विश्व के लिए क्या होगा, एक बेहतरीन और एक अच्छी स्थिति होगी। जो विश्व के सामने चुनौतियाँ हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चुनौतियाँ हैं, चाहे टेररिज़्म की चुनौतियाँ हैं, इस तरह के जो चैलेंजेज़ हैं, उनसे हम क्या निपट सकते हैं। शर्त कब? कि जब आपके मिडिल पावर यानी पीस माइंडेड कंट्रीज़ के पास में क्या लीडरशिप हो। तो लिहाजा भी दोनों के बीच में, अमेरिका, चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहेगा, और ये आने वाले समय डिपेंड करेगा। ये तो निश्चित है कि वॉर होगा, क्योंकि वॉर के बगैर, फाइनल पंच के बगैर ये डिसाइड नहीं होगा कि कौन अप है, कौन डाउन है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आज भी देखें, इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो विवाद है, वो ये तो चल रहा है, इसको बोला जाता है ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम मतलब यहाँ पे इज़राइल ये कह रहा है कि हमास सरेंडर करे तो वो रुक जाए, और हमास सरेंडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो झुके, इसको कहा जाता है चिकन डायनोमा गेम, कि 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, हटने को वो तैयार नहीं है। तो जब तक नहीं होगा, जब तक फाइनल पंच नहीं होगा, हमास सरेंडर नहीं करेगा, तो इज़राइल शायद कम ही रुके। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, लेकिन हमास के सफाई के बगैर नहीं रुकेगा। तो बात उसी तरीके से है कि दोनों के बीच में वॉर होना तय है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और दोस्तों भी अनअकैडमी पर हमारे बहुत सारे दोस्तों ऑफ़र आए हुए हैं, आप उन ऑफ़र को देख सकते हैं। दोस्तों अभी 50% का ऑफ़र चल रहा है, और 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और नए-नए दोस्तों आपके फाउंडेशन बैच लॉन्च हमारे हो रहे हैं, और अल्ट्रा कॉम्पैक्ट यूपीएससी 2024-2026 के लिए स्कॉलरशिप भी दोस्तों इसमें बहुत सारी हैं, और हमारा यूपीएससी के आईएएस के बेटा ऑप्शनल के बैच भी हैं। यूपीएससी में दोस्तों अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी कोर्स परचेज़ करना है, तो आपको ईएमआई पर भी आपको अवेलेबल होगा, जो 0% इंटरेस्ट के साथ होगा। और कोई भी कोर्स आपको परचेज़ करना है, तो आप इस कोड को यूज़ करेंगे निपुण A10 को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल जाएँगे। मैं अकेडमी पे दोस्तों इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस की क्लासेस लेता हूँ। आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ऐप पर आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।